नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये 15वां मॉडल पेपर और काफ़ी शानदार क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। चूँकि अब हमें लग रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही होगा। जल्द ही का मतलब कि ये समझ लीजिए कि हो सकता है आपका एग्ज़ाम दिसंबर में देखने को मिल जाए, क्योंकि पिछले 2 दिन में जो आपका आयोग है ना, UPSSC आयोग, तो उसने 4-5 नोटिस दिए हैं, ठीक है ना। तो हमें लग रहा कि अब ये हरकत में आ गया है और काम करेगा जल्दी, तो बाद में आपके लिए टाइम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको तैयारी करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो दोस्त, तैयारी को करते रहिए, कंटिन्यू करिए और चीज़ों को मिस मत करिए, है ना। मेरे जो भी वीडियो जाते हैं उनको आप लोग पूरा ज़रूर देखा करें, ठीक है ना। और जितने लोग देखते हैं आप उतने लोग लाइक नहीं करते हैं, तो दोस्त लाइक कर दिया करें, क्या जाता है, एक बटन ही तो दबाना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, साथ में लाइक भी करना है। और हाँ, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं दोस्त, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, तदित का संधि विच्छेद क्या है। तदित का कह रहे हैं कि संधि विच्छेद क्या है, तो क्या होगा बताइए आप लोग, कमेंटबाजी करते चलें साथ साथ। तदित का संधि विच्छेद पूछा गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तत् प्लस हित, ठीक है ना। कौन सा होगा, तत् प्लस हित व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी साथियों, व्यंजन संधि। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, ठीक है, रास्ते में उपभोग के लिए जो खाद्य सामग्री दी जाती है, कह रहे हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा आपका, ठीक है। तो उस खाद्य सामग्री के लिए मेरे साथियों हम लोग क्या बोलते हैं, पाथेय बोला जाता है उसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पथ में जो दी जाती है पाथेय बोला जाएगा उसको। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, ठीक है, मतलब देखने में तो समान है लेकिन भिन्न अर्थ जो हैं उसके कैसे हैं, भिन्न हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, अवधि, अवधि और अवधि, ठीक है। पढ़ने में तो एक से आते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। पहले जो ऑप्शन दिया गया है, अवधि मतलब एक समय अंतराल को कहा जाता है और ये अवधि एक भाषा है, तो इनके क्या हो गए, अलग अलग अर्थ यहाँ पर आपने को देखने को मिल गए हैं, ठीक। बाकी अनुचर, नौकर ये सब समानार्थी हैं। अभिनय, नाटक एक ही बात है। आदि और अंत ये भी एक ही बात है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, ठीक है। अंक के और क्या क्या अनेकार्थी हैं, ठीक है। तो अंक को गोद, संख्या और अध्याय, ये इसके समानार्थी हो जाएंगे। करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो गिरि मीन्स पर्वत होता है, अचल है, भूधर है। पवन जो है वो आपका वायु का हो जाएगा। पवन जो पर्यायवाची है वो किसका है, वायु या हवा का हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। धूसर किसका पर्याय है, बताएं आप लोग। धूसर पढ़ा होगा कई बार इसको। धूसर किसका है, अश्व का है, मेघ का, गर्दभ या अजा का। तो धूसर जो होता है मेरे साथियों वो गधे का होता है, ठीक है। और गधे का जो तत्सम रूप होता है वो गर्दभ होता है। गधे का तत्सम क्या होता है, गर्दभ होता है। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा, ठीक है। धूमिल शब्द का विपरीत कह रहे हैं कि क्या होगा, कहा जाता है उसने मेरी छवि को धूमिल किया है, धूमिल, ठीक है। तो धूमिल का होगा उज्ज्वल, अपोजिट क्या होगा, उज्ज्वल। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 8वां देखिए। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, क्या लगा है औपचारिक में, उपचार प्लस एक, तो एक प्रत्यय लगा है। काफ़ी इजी हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम
बताइए। श्रृंगार शब्द का कह रहे हैं कि तत्सम यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक है, तो श्रृंगार का श्रृंगार होगा, लेकिन कौन सा यहाँ पर शुद्ध लिखा है वो आपको यहाँ पर बताना है। बताइए कौन सा श्रृंगार की बर्तनी यहाँ पर आपको शुद्ध दिखाई दे रही है। तो करेक्ट आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए राकेश यहाँ आओ। ठीक है, तो ये क्या किया राकेश को, संबोधन, संबोधन कारक हो गया साथियों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द है। ठीक है, किसके सिर पर होता है चंद्रमा, भगवान शिव के ना, भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा है तो उनको क्या कहा जाता है, इसके लिए उनका एक नाम चंद्रशेखर भी है। क्या है उनका नाम, चंद्रशेखर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंद्रशेखर में आपका समास भी कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग कौन सा होगा, सागर पुल्लिंग है, अग्रजा, छात्र और राजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अग्रजा जो है हमारा कैसा होगा, आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, क्या कहते हैं साथी, क्रिया विशेषण कहते हैं। ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, लड़का रो पड़ा, रो पड़ा ये तो होगी संयुक्त। हत्यारे ने मार और डाला, ये भी संयुक्त हो गई। उठ बैठी, ये भी हो गई। वह क्षण भर में आएगा, यहाँ पर एक ही क्रिया है। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता, आता वाता आना वाना ये सब क्या हो जाएंगी, ये किसी दूसरे से कराया जा रहा है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यह वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन, वह। ठीक है, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है। ठीक है, तो वह यानी इसका जो एक वचन रूप होगा वो होगा उससे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उससे। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कह रहे हैं कि कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल होगा हमारा जातिवाचक, वी। अशुद्ध शब्द है यहाँ पर, अशुद्ध शब्द आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अनसुईया, अनसुया, ऐनक, संकट और संशय। तो संकट ये अशुद्ध हो गया क्योंकि संकट ऐसा लिखते हैं। ठीक है, बिंदी आती है यहाँ पर अंक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, घोष वर्ण, घोष। ठीक है, तो घोष वर्ण यहाँ पर आप लोग बताइए। कई बार आपको बता दिया गया है, मैंने आपको बताया है। घोष मतलब सघोष पूछा गया है, घोष या सघोष एक ही बात होती है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, तो सघोष होगा आपका जा होगा। ठीक है, बाकी ये आपके क्या होंगे, अघोष होंगे। का चा और टा ये आपके अघोष होंगे, क्योंकि जो सघोष होते हैं वो होते आपके अघोष पहले दूसरे होते हैं, बाकी के आपके सघोष होते हैं। चलिए नेक्स्ट, तोड़ती पत्थर जो कविता है वो कह रहे कि किसकी है, तो ये एक काफ़ी फेमस कृति है और ये निराला जी की है साथियों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा मेरे साथियों, सी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण जो है, ठीक है, किसी चीज़ का हम किसी पाठ का संक्षेपण करते हैं तो जो मूल पाठ है कह रहे हैं कि उसके कितने शब्दों में उसको अपन को लिखना चाहिए। तो संक्षेपण जो होता है वो पूरे पाठ का, ठीक है, 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3 भाग। तो संक्षेपण हमेशा 1/3 भाग में
1/3 शब्दों में उसे लिखा जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 25 में ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ है। क्या होगा ओखली में सिर देना? कह रहे हैं कि मुसीबत झेलना, स्वागत करना, बहुत श्रम करना, साहसपूर्वक चुनौती स्वीकार करना। तो ओखली में सिर देना का अर्थ होता है मुसीबत झेलना। 25 में का होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शखिन सहित हर्षी अतिरानी सुखत धानु पराजनुपानी। कह रहे कि इसमें इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ठीक है, तो जनु, जनु जानहु, मनु मानहु, ये पहचान है आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार की साथी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहा जाएगा? बताइए आप लोग। तो भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको आश्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आश्रय। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइए आप। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो बताइए कौन सा लग रहा है आपको यहाँ पर गलत? आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो गया। ठीक है, आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये कैसा होगा? अशुद्ध होगा। आम सभा नहीं, सभा होना चाहिए था। सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 29, 31 में समास कौन सा है? संख्यावाची पद हो गया 31। ठीक है, 31 जो है वो आपका संख्यावाची हो गया, और संख्यावाची पद में आप हमेशा आपका द्विगु समास होगा। बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 30वां क्वेश्चन, जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति पर अभियोग या मुकदमा चल रहा हो उसके लिए क्या कहा जाता है? ठीक, तो उसको कहा जाता है, आपने पुलिस वाले जब एसपी वगैरह कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आपने सुन रखा होगा, वो बार बार अभियुक्त बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिसको मुकदमा लगाया गया है वो अभियुक्त कहलाता है। करेक्ट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए तो एक थोड़ी सी आपके लिए जानकारी है कि मैं आपके लिए जल्द ही यूपी स्पेशल भी लेकर आ रहा हूँ, और यूपी स्पेशल के रोज़ टॉप 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है ना। टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आप के लिए यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यूपी स्पेशल हर जगह आपको 20 नंबर की पूछ रहे हैं। ठीक है ना। जो नए सिलेबस आ रहे हैं उसमें अब यूपी स्पेशल आपको 20 नंबर की पूछी जाएगी, है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है उसका, और अच्छा खासा आपके लिए एक वेटेज ये देता है आपके सिलेक्शन में, है ना। तो आपको इसको मिस नहीं करना है, और मैं आपको शाम को रोज़ रात के करीब 8 बजे के समथिंग आपको रोज़ एक इसकी बेहतरीन सी वीडियो दूंगा, तो आप लोग अधिक से अधिक उसको भी देखें। ठीक है ना। और बाकी ये तो चल ही रहा है, और बीपीओ का भी हम चलाएंगे। अभी 1-2 लाए भी थे, चूँकि उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना मैं सोच रहा था, तो थोड़ा बुरा लगा, लेकिन आप लोग फिर से सपोर्ट करेंगे तो मैं कंटिन्यू उसको भी करूँगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारा सामान्य जानकारी का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना साथियों। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक जो था वो राज्यपाल था, और बाद में इसी ने किसकी? तुगलक वंश की स्थापना करी थी। तुगलक वंश की जो संस्थापक था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नवंबर 1915 में
डॉट को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। तो ये जो फांसी दी गई थी भाई, किसे दी गई थी? ये करतार सिंह सराभा को दी गई थी। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉट के बीच एक समझौता था। ठीक है, पूना पैक्ट को आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये था आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, है ना। और इस समझौते के तहत जो दलितों के लिए अलग से एक निर्वाचन मंडल की मांग की जा रही थी, तो इस समझौते के तहत उसको समाप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? बताएं आप लोग, श्वेत पर्वत के नाम से किसे जानते हैं? तो ये जाना जाता है आपका किसको? धौलागिरी को। श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? धौलागिरी को जो है जाना जाता है। और ये पर्वत आपका हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसी का हिस्सा है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 50वां क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बताइए आप लोग, कौन सी है भारत की सबसे लंबी झील? तो भारत की सबसे लंबी जो झील है वो वेम्बनाड झील है साथियों। कौन सी है? वेम्बनाड झील है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये जो झील है आपकी, इसकी लंबाई है लगभग कितनी? तो इसकी लंबाई है आपकी 96.5 किलोमीटर। 96.5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? सूरजमुखी की खेती में कह रहे कि कौन सा राज्य अग्रणी है? तो सूरजमुखी की जो सर्वाधिक खेती होती है वो होती है आपकी कर्नाटका में। कहाँ होती है? कर्नाटक में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 52, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? 48 जो संविधान का आपका आर्टिकल है वो आपको राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, ठीक है, इससे संबंधित हो गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 53, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डॉट के अंतर्गत राज्य बनाए गए थे। ठीक है, तो एक अधिनियम था, कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत ये राज्य बनाए गए थे? तो एक अधिनियम था आपका कौन सा? 71 में आया था। ठीक, कौन सा अधिनियम था? 71 में आया था, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, जिसके तहत इनको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? किसके बारे में कह रहे हैं कि उपबंध नहीं है? निर्वाचन आयोग के बारे में है, वित्त आयोग के बारे में भी है, लोक सेवा आयोग के बारे में भी है, योजना आयोग के बारे में इसका कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, योजना आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक आयोग है। कैसा है? गैर संवैधानिक आयोग है ये, संवैधानिक आयोग। ठीक है, और ये जो योजना आयोग है अब इसका नाम बदल दिया है, सभी को पता है, नीति आयोग कर दिया गया था मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ये नीति आयोग हो गया। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, एक निश्चित समयावधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कुल जो अंतिम मूल्य होता है उसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है क्या कहलाती है? ठीक है, तो आरबीआई दे रही है वाणिज्यिक बैंकों को। ठीक है, आरबीआई आपकी ये जो कॉमर्शियल बैंक है इनको उधार देती है, तो उस रेट को कहा जाता है, उस दर को कहा जाता है रेपो रेट। ठीक है, आरआर, रेपो रेट कहा जाता है उसको। और जब
आरबीआई इन बैंकों से लेती है, ठीक है, आरबीआई इन बैंकों से लेती है तो उसको कहा जाता है ट्रिपल आर या रिवर्स रेपो रेट, ठीक। तो यहाँ पर जो है वो आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 57 है कि पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है। पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है मेरे साथियों वो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 58 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? तो नोबेल का जो शांति पुरस्कार जीता था वो जीता था आपका थियोडोर रूजवेल्ट ने। किसने जीता था? ये जीता था थियोडोर रूजवेल्ट। और ये उस समय क्या थे जब इनको ये पुरस्कार मिला था? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और इनको ये जो पुरस्कार दिया गया था, जापान और आपका रसिया के बीच युद्ध चल रहा था तो उसको इन्होंने समाप्त कराया। उनकी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके लिए इन्हें शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो रियो ओलंपिक में आपका जो है कह रहे कि पहला पदक, तो रियो ओलंपिक में जो पहला पदक जीता था वो साक्षी मलिक के द्वारा जीता गया था और दूसरा पदक जो है वो पीवी सिंधु के द्वारा। पहला किसके द्वारा? साक्षी मलिक के द्वारा, ठीक है। और इनने ये वेट लिफ्टिंग में, किस में जीता था? वेट लिफ्टिंग में ये पदक इनको मिला था। और दूसरा पदक है आपका वो पीवी सिंधु को मिला था। पीवी सिंधु आपकी एक बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन ये खेलती हैं, ठीक है ना। चलिए सिस्मोमीटर का कह रहे कि डॉट डॉट द्वारा आविष्कार किया गया था। सिस्मोमीटर का आविष्कार तो ये किया गया था आपका किसके द्वारा? लुईगी पालमीरी के द्वारा। लुईगी पालमीरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ, पुराना जीके हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फरवरी 2023 में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन बता दिया। फरवरी 2023 में कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय जो है वो प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है, वो है केरल उच्च न्यायालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती थी? तो ये नहीं पूछा जाएगा, 129वीं ही थी। हाल ही में किस देश ने, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? यूरो मुद्रा को कह रहे कि किसने अपनाया है? तो क्रोएशिया के द्वारा इसको अपनाया गया है। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। फिर है कि 1 जनवरी 2023 को लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो लूला डी जो सिल्वा हैं, लूला डी सिल्वा, वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ से आपका होता है कंप्यूटर का पोर्शन शुरू, ठीक है ना। कंप्यूटर भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है दोस्तों। कंप्यूटर को भी बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए, हर जगह ये आपको 15 नंबर है ना दिलाता है। अभी नए सिलेबस आया उसमें भी सेम तरीके का रख दिया है, बिल्कुल। जेई का भी अपलोड हुआ है, ठीक है ना, जूनियर इंजीनियर का, और एक और हुआ है। तो इन सब चीज़ों में आपको एक तो हो गया ट्रेड से संबंधित, और फिर दूसरा आपका कंप्यूटर मिलेगा, हिंदी मिलेगी आपको, और साथ ही अब तो हिंदी भी नहीं दी, जैसे बीपीओ वगैरह है तो उसमें आपको हिंदी भी नहीं मिल रही है। कंप्यूटर मिल रहा, जीएस मिल रहा और यूपी स्पेशल मिल रहा। बाकी जैसे बीपीओ में आपका जो ग्रामीण क्या बोलते पंचायती राज उसका, ठीक है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, 65 के लगभग क्वेश्चन उसमें उसी से पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग उसमें नाम दे के उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो कंप्यूटर भी पढ़ाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पढ़ते हैं
तो चलिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी किया जाता है, अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय और पुनर्प्राप्ति, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से सभी डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। 67 हैं भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो प्रत्यूष जो है ये भारत का आपका सेकंड सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है भारत का। ठीक है, पहला जो है भारत का वो है परम सिद्धि, पहला सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, और सेकंड पे आता है आपका प्रत्यूष। प्रत्यूष इसका प्रयोग IITM किसके द्वारा, IITM के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए, मौसम के पूर्वानुमान के लिए। इसके लिए किया जाएगा मौसम के पूर्वानुमान के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और विश्व का जो सबसे तेज, जो फर्स्ट पोजीशन पर सुपर कंप्यूटर है सबसे तेज, वो है आपका फुगाकू। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। फुगाकू सुपर कंप्यूटर है ये जापान का, ये सबसे तेज जो है सुपर कंप्यूटर है रैंकिंग में पूरे वर्ल्ड में, फुगाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था 4004 ये बनाया था इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा, इसको बनाया गया था। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव प्रोबेबिलिस्टिक एक्सेप्टेंस, यानी संभाव्य स्वीकृति नहीं है। निम्न में से कौन से संभाव्य स्वीकृति नहीं है। तो ओमेगा ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओमेगा ऑटोमेशन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से संबंधित है। AI से संबंधित कह रहे हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी संबंधित है। तो AI से संबंधित जो लैंग्वेज है साथियों वो है प्रोलोग लैंग्वेज। कौन सी है, प्रोलोग लैंग्वेज। डी यहाँ पर विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 AI का अर्थ क्या होता है कंप्यूटर में, अभी अभी अपन ने जस्ट पहले ही पढ़ा है। AI का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता क्या है, इनमें से कह रहे कनेक्टिविटी, डायनेमिक एंड सेल्फ एडेप्टिंग। ठीक है, तो ये दोनों इसकी विशेषताएं हैं। सी यानी ऑल ऑफ दी ऑप्शन, सभी विकल्प, और स्केलेबिलिटी, बोथ बी एंड सी, ऑल ऑफ दिस यानी सभी विकल्प हैं ये। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO लीफो का पूर्ण रूप क्या होता है। LIFO का कह रहे हैं कि पूर्ण रूप क्या होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। ठीक है, तो लीफो का जो पूर्ण रूप होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो गया। 74 विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग से पहले पेज का जो प्रीव्यू हम करते हैं, करने के लिए कह रहे हैं कि किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू जो है वो दिखता है, कंट्रोल के साथ आप F2 को प्रेस करेंगे तो ये आपको पेज प्रीव्यू दिख जाएगा। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में पादांक, फॉन्ट, अंडरलाइन कलर और लाइन स्पेसिंग।
ठीक है। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपका शामिल है लाइन स्पेसिंग, ठीक है, क्या है, पंक्ति अंतराल जिसको कहते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? तो टेक्स्ट के जो आप फॉन्ट वगैरह देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, आपको इटैलिक मिल जाएगा, कैप और रेखांकित करना अंडरलाइन मिल जाएगा, बोल्ड मिल जाएगा, कैपिटलाइज इसमें नहीं मिलेगा। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है। किस चीज़ के लिए एमएस वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो एमएस वर्ड कह रहा है डेटाबेस को सृजित करने के लिए, डेटा का विश्लेषण करने के लिए, या विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए, या स्लाइड तैयार करने के लिए। तो स्लाइड तैयार तो आपकी होती है पावर पॉइंट में। किस में होती है? ये पावर पॉइंट में होती है। और आपका विभिन्न प्रलेख तैयार किए जाते हैं आपके किस में? एमएस वर्ड में। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ यह है, क्या इसका लाभ होता है स्प्रेडशीट के प्रयोग करने का? तो इसका लाभ है, कह रहे गणना स्वतः ही की जा सकती हैं, बिल्कुल हो जाएंगी। कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये हो जाएगा। चेंजिंग डेट ऑटोमेटिकली अपडेट कैलकुलेशन, डाटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यतन हो जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। और मोर फ्लेक्सिबिलिटी यानी अधिक लचीलापन होता है, मतलब ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, तो ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपको पहले के जो सिस्टम होते थे लगभग सभी में देखने को मिल जाता था, और ये 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना दूसरा ब्राउज़र लॉन्च कर दिया है, एज, ठीक है, एज ब्राउज़र अब आप इसमें देखने को आपको मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है। तो ये 1995 में इन्होंने लॉन्च किया था। चलिए 80वां क्वेश्चन है, लिनक्स एक ... ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है भाई लिनक्स? आपने देखा होगा जब अखिलेश यादव के द्वारा 2012-13 में कंप्यूटर यानी जो लैपटॉप बांटे गए थे, उसमें आपको 2 विंडो डली हुई मिली होंगी, है ना। लिनक्स भी सपोर्ट करता था वो, और ये आपकी विंडो 7 भी डली रहती थी। तो लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ओपन सोर्स है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब यहाँ से आपका आता है यूपी स्पेशल का 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी शानदार क्वेश्चन हैं दोस्त, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्या है कि 100 क्वेश्चन अपन यहाँ पर कवर करते हैं, थोड़ा वीडियो लेंथी तो हो ही जाता है, पर आपको बिल्कुल भी क्या है बोर नहीं होना है साथियों। इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी भाई, बाबू तो बनना है, बाबू बनने के लिए इतना ही त्याग नहीं कर पाएंगे आप। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कह रहे हैं कि चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी जो साड़ियाँ हैं, जैसे ही आप लखनऊ में घुसेंगे ना, तो कई जगह आपको ये चिकनकारी दिख जाएगा लिखा हुआ दुकानों पर। तो ये लखनऊ की जो है काफ़ी प्रसिद्ध साड़ियों पर की जाने वाली एक कढ़ाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कह रहे हैं कि कौन सा है? जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है सर्वाधिक? तो 2011 की जो जनगणना थी साथियों, उसके अनुसार सोनभद्र में सर्वाधिक जनजातीय जो है पाई जाती हैं, है ना। सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र में पाई जाती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कह रहे हैं कि सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा मतलब बोला जाएगा आपका जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है।
तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला होगा आपका उत्तर प्रदेश का वो है इलाहाबाद या प्रयागराज। कौन सा होगा? प्रयागराज हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए, प्रयागराज है, उसके बाद आता है आपका मुरादाबाद आता है, गाजियाबाद आता है, आजमगढ़ और लखनऊ। ये टॉप 5 जनसंख्या वाले आपके शहर हैं या जिले हैं। नेक्स्ट, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य कह रहे हैं कि क्या है? तो डाक कर्मयोगी जो पोर्टल है उसका उद्देश्य साथियों लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना। राइट आंसर बी हो गया। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? आयकर आयुक्त यानी जो इनकम टैक्स वाला कमिश्नर होगा, कह रहे हैं कि उसका जो पद है वो सर्विस के हिसाब से किसके बराबर है? किसके पद के बराबर है? तो आयकर का जो आयकर आयुक्त का पद है वो एक है आपका किसके? संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर। किसके बराबर है? सचिव के बराबर है साथियों। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 86, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन कह रहे हैं कि कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मिलेगा भारत कला भवन। जो भी मेरे भाई बहन बनारस के रहने वाले होंगे उन्होंने फटाक से इसको करेक्ट मार दिया होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? ठीक, तो जनजाति में शहरिया तो है, थारू है, बुक्सा भी है, ये जनजातियां हैं। लेकिन आपकी जो तडवी है ये नहीं है। ये तडवी जनजाति आपकी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां हैं, उनमें शामिल नहीं है साथियों। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 88, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में डॉट डॉट के उदाहरण हैं। रामलीला और रासलीला कह रहे हैं कि किस चीज़ के उदाहरण हैं ये यूपी में? तो ये आपके लोक नाटक और लोक नृत्य की शैली है। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? आल्हा, तो आला ऊदल के जो वीरता की कहानियाँ या संगीत के माध्यम से जो वीरता की कहानी सुनाई जाती हैं, ये आपका बुंदेलखंड का है। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है इसमें? बताइए। आप लोग भी कभी कभी कमेंट कर दिया करें। बटेश्वर जो है वो आगरा में लगता है मेला, ठीक है, स्थान है ये। देवा शरीफ कह रहे हैं जौनपुर, ये गलत हो गया। देवा शरीफ आपका जौनपुर में नहीं है, ये बाराबंकी में है। ठीक है, बाराबंकी में। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? अमीर खुसरो कह रहे हैं कि किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं आपके कहाँ से? पटियाली से। कहाँ से संबंधित हैं? पटियाली से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पटियाली इनका गांव है, गांव का नाम है इनके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1924 में संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश है कि किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये जो बैठक बुलाई गई थी ये कानपुर शहर से बुलाई गई थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ जो हैं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो परिष्करण शालाएँ हैं आपकी, ये स्थापित की गई हैं मेरे दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। सी जो है बिल्कुल सही विकल्प है। 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है? कालीन का शहर, कालीन भैया, कालीन का शहर किसको कहा जाता है? तो कालीन का शहर जो कहा जाता है मेरे साथियों, ये भदोही को कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। तो ये है आपकी कहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख निवेश परियोजनाएं हैं आपकी औद्योगिक विकास निगम की। थीम पार्क आगरा में बनाएगी, मेगा फूड पार्क बरेली में और टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, ये इसकी परियोजना नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 96। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? कह रहे कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना वो वाराणसी में है। बिल्कुल है भाई, सही है ये तो। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, बिल्कुल सही बात है। मॉडर्न बेकरी कह रहे हैं कि लखनऊ में है, तो मॉडर्न बेकरी आपकी लखनऊ में स्थापित नहीं है साथियों, ये कानपुर में है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी अपन ने उसको पढ़ा है, भदोई को। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया था? ठीक है, तो टिहरी बांध जो है, पहले तो ये बताइए कि कहाँ पर ये आपका बना हुआ है। टिहरी बांध जो है कहाँ पर बना हुआ है? तो ये भागीरथी नदी पर बना है, भागीरथी नदी पर बना है। इसको बनाया गया था सोवियत रूस के सहयोग से, रशिया के सहयोग से इस बांध को बनाया गया था। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 99। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण फसल कह रहे गेहूँ चावल गेहूँ जमीन अखरोट जौ और मक्का, अखरोट वगैरह नहीं यहाँ पर, चावल गेहूँ बाजरा जौ और मक्का, ये प्रमुख फसलें हैं। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं का है, आलू का है और गन्ना का है। बी जो है मेरे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था आज का आपका सेट। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है, और हर एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।